जय हिंद। 130 करोड़ के आसपास लोगों की हिफाजत करने वाली भारत की सेना, उस सेना का सेनाध्यक्ष भारत के लोगों की सुरक्षा की गारंटी भारतीय सेना। आज बात करेंगे उस सेना के सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह से। लेकिन जनरल वीके सिंह के साथ हम कोई बहुत प्यार और मोहब्बत की बात नहीं करने वाले। जनरल वीके सिंह की हम तारीफ भी नहीं करने वाले। जनरल वीके सिंह को लेकर के सवालों की एक लंबी श्रृंखला है। जनरल वीके सिंह के ऊपर काफ़ी आरोप हैं और आज हम जनरल वीके सिंह से उन्हीं आरोपों के बारे में बात करेंगे। हम जनरल वीके सिंह का कोर्ट मार्शल करेंगे। जनरल सर, आपके ऊपर आरोप है। आरोप इसलिए है क्योंकि देश में लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप सेना के पहले ऐसे जनरल हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि आप राजनेताओं की और खासकर रक्षा मंत्री की जासूसी करा रहे हैं। देखिए, आरोप जो है, जो आप बोल रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही अयुक्ति संगत है और इसके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेना कोई ऐसा काम नहीं करती जो कि सरकार के खिलाफ हो। दूसरी चीज़, हम कोई ऐसी चीज़ अपने पास नहीं रखते जिससे कि हमें जासूसी करनी पड़े। और जासूसी किस लिए? आखिर सरकार और सेना के बीच में एक समन्वय है, तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम कोई किसी प्रकार की जासूसी करेंगे। तो ये एक जो मीडिया के अंदर एक चीज़ चलाई गई, एक मनगढ़ंत कहानी चलाई गई, सिर्फ इसलिए चलाई गई कि छवि को धूमिल किया जाए, आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाए। और इसको इस तरीके से चलाया गया कि इसके अंदर कुछ लोग शामिल हुए, कुछ मीडिया के पास गए, चाहे उनको पैसे दिए, क्या दिया उनको, लेकिन उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। ऐसी कोई चीज ना तो सेना करेगी और ना ही उनका कोई इसके बारे में कभी विचार होगा, क्योंकि हमें क्या चीज पता करनी है ऐसी जो सरकार से हमें वैसे पता नहीं चलती। लेकिन जिन दो गाड़ियों का जिक्र किया जा रहा है कि वो दो गाड़ियां रक्षा मंत्रालय के बाहर थीं जो कि ट्रैक करती हैं फ़ोन रिकॉर्ड या आवाज़, इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, आज आपकी अगर गाड़ी है, कोई उसका नंबर नोट करके ले जाए और अखबार में निकाले कि आप जासूसी कर रहे थे, कि आप जासूसी कर रहे थे, आप क्या बोलेंगे? हाँ, आपकी गाड़ी खड़ी थी वहां पर, तो गाड़ी के नंबर, कौन गाड़ियों के नंबर उन्होंने नोट किए हैं, क्या उसके अंदर सामान था? अगर वो नॉर्मल एक डिटैचमेंट, जो हमारी काउंटर इंटेलिजेंस डिटैचमेंट है, अगर उसकी गाड़ी है तो गाड़ी तो रोज आती है वहां पर, लेकिन अगर उसमें कोई इक्विपमेंट लगा होता तो उसमें कोई सुराख होता, कोई चीज होती, कोई बाहर सामान निकला होता। और दूसरी चीज यह है कि अगर सेना के पास ऐसा सामान होता तो उसकी लिस्ट बाकायदा आईबी के पास होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या सेना के पास ऐसा सामान नहीं है? देखिए, सेना के कई अंग हैं। एक अंग ऐसा है जिसको हम सिग्नल इंटेलिजेंस कहते हैं। सिग्नल इंटेलिजेंस का काम होता है बॉर्डर के ऊपर सिग्नल इंटेलिजेंस के द्वारा दुश्मन की या देश विरोधी तत्वों की खबर हासिल करना। वो सब बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं, उनका शहरों के अंदर कोई काम नहीं है, ना ही वो यहां पर आते। और वो महकमा जो है सिग्नल इंटेलिजेंस का, वो आता है इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर के नीचे। और जो हमारा डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि सेना के नीचे एक तौर पर नहीं है, और उनका पूरा समन्वय है आईबी के साथ, एनटीआरओ के साथ, उनके साथ समन्वय है। सारी खबर जो है वो एनसीएस को पहले देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को पहले देते हैं, उसके बाद वो खबर हमारे पास आती है। आपने कहा कि इंटीग्रेटेड डिफेंस आईडीएस हेडक्वार्टर, आईडीएस के नीचे, राइट,
तो ये आपके नीचे नहीं आता? ये मेरे नीचे नहीं आता। किसके नीचे आता है? ये आता है एक आईडीएस का जो हमारा हेड होता है, जिसको हम चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड कमांडर बोलते हैं, CISC, वो उसके नीचे आता है। वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे आता है। वो हर सेना के जो प्रमुख हैं उनके नीचे नहीं आता। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आपको क्या बताया कि इस सारी कहानी के पीछे कौन है, कौन फोर्सेस हैं? देश की फोर्सेस हैं या विदेश की फोर्सेस हैं इस खबर के पीछे? जो हमने पता किया, और इंटेलिजेंस से पता नहीं चला, हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ जो है मीडिया के जो लोग हैं उनके द्वारा पता चली। आपको पता होगा, मीडिया एक तरह से बड़ा बाजार है, एक मंडी है। आप अगर उसमें कुछ खबर डालते हैं तो उसमें बहुत लोग हैं जो वो खबर वहां से लौटकर आपके पास वापस आती है। और उनके द्वारा हमको पता चला कि हमारे ही कुछ लोग थे, कुछ रिटायर्ड, जो कि लोगों की ब्रीफिंग कर रहे थे कि ये इस तरीके से आप निकालिए। अब क्योंकि वो रिटायर्ड है, एक वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं, तो उनकी तरफ जब मीडिया देखता है तो सोचता है शायद ये कुछ सच बोल रहे हैं, तो मन घड़ंत को ही वो सच मान लिया जाता है। और ये चीज कई मीडिया कर्मियों के द्वारा हमको पता चली, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इससे परेशान हैं कि उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई चल रही है, वो भी इनके साथ शामिल हो गए। तो अब दो तरह से जब लोग बाग शामिल होकर मीडिया को बोलेंगे, और मीडिया को शायद 3 लोगों से अगर सेम चीज खबर मिलती है तो सोचते हैं इसमें जरूर कोई सच्चाई होगी। और ये पूरा, अगर आपको दूसरे विश्व युद्ध का पता होगा कि उसमें गोबल्स ने एक प्रोपेगेंडा के तौर पर जो चीजें निकाली थी कि आप झूठ को अगर बार बार बोलेंगे तो लोगों को सच लगने लगेगा। मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप जैसा कह रहे हैं, अगर ये झूठ है जिसको आपने इस्टेब्लिश किया कि ये झूठ है, इसको करने वाले लोग, उनके नाम भी आपको मालूम है क्योंकि आपकी जवाब से ऐसा जाहिर होता है, ये लोग हिंदुस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे या फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट को? मेरा कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय, जैसा हम सुनते हैं कि एक हथियार माफिया है, हथियार के दलालों की कोई एक सिंडिकेट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, कुछ तो इसमें ऐसे हैं जिनके कि विदेशी हथियार वालों के साथ उनके कुछ संबंध हैं। अब उनको किसने क्या बोला वो हमको नहीं पता, लेकिन संबंध जरूर है, ये हमको पता है। दूसरी चीज, कुछ हमारे ही लोग थे, क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है तो वो इसके अंदर शरीक है कि किसी तरह से ऐसी चीज उछाली जाए कि इसमें छवि धूमिल हो। और कुछ ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि ऐसी खबर उनको सुनने को मिले ताकि वो उसको आगे पास करें, ताकि मीडिया के ऊपर इस चीज के बारे में निकले। जनरल सर, हमारा आपके ऊपर दूसरा सवाल आपसे है, और यह भी बहुत अहम सवाल है कि आपने खुद हुक्मदुली की। पिछले आर्मी चीफ ने, हमें पता चला कि सुखना जमीन घोटाले के मामले में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, ऐसी हमारे पास खबर आई, और आपने उनकी बात नहीं मानी और अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन को उसके अंजाम तक पहुंचाया या इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। देखिए, जहां तक सुखना का मामला है, मामला संगीन था, और उसमें कारण यह था कि एक जमीन जिसको कि एक कोर कमांडर कहकर गया था कि सिक्योरिटी के लिहाज से हमको ये जमीन जो है इसको ले लेना चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए कि ये जमीन हमको मिल जाए। दूसरा कोर कमांडर आता है, 6 महीने तक इसी चीज को दोहराता है कि ये जमीन हमको लेनी चाहिए सरकार से, और 1 महीने के अंदर वो बिल्कुल पलटी खा जाता है। तो आपको शक जरूर होगा। और जब हम लोगों को शक हुआ, जब हमने तहकीकात की, तो हमने उसमें बहुत गलतियां पाई, और इस चीज को आर्मी हेडक्वार्टर को बताया गया कि इसके अंदर ये नुक्स है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली, जो हमारी रिकमेंडेशन थी फौज के उसूलों के तहत, फौज के कानून के तहत, वो हमने अपने ऊपर वाले हेडक्वार्टर को दी। उन्होंने इसको किस तरीके से देखा वो जाने, लेकिन मेरा काम था कि जो सही है उस चीज को ऊपर ले जाना। जिन लोगों ने गलती की है
उनका नाम उजागर करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। और मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर हमारे रक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया और उन्होंने जो उनके पास आर्मी हेडक्वार्टर की रिकमेंडेशन गई थी उसको उन्होंने नहीं माना और उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगला आरोप, आपने आदर्श में अतिरिक्त रुचि दिखाई और इसका परिणाम ये निकला कि सेना बदनाम हुई और जो अधिकारी रिटायर हो चुके थे वहाँ थे वो बदनाम हुए। आपने आदर्श के बहाने भारतीय सेना के अपने से बड़े या जो बाकी अधिकारी उसमें शामिल नाम सामने आए उनको आपने बदनाम किया, एक तरह से सेना को बदनाम किया। देखिए, आदर्श का जो मामला है वो सेना ने उजागर नहीं किया, बल्कि कुछ चेष्टा की गई थी कुछ साल पहले ये बोलकर कहने की सरकार को कि आदर्श का मामला बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर हमारा कोई काम नहीं है। ये मामला उजागर हुआ मीडिया के थ्रू जब उन्होंने निकाला कि सेना की किस तरीके से जमीन को लोगों ने एक तरीके से गलत ढंग से उसको ले लिया है और उसके ऊपर 33 मंजिली इमारत बना ली है और उसके अंदर काफी लोग ऐसे हैं जो या तो रिटायर हो गए या जिन्होंने जब मकान लिया था तब वो सर्विस में थे। हमारा सिर्फ काम यह था सेना की तरफ से कि हम इस चीज की इंक्वायरी करें कि इसमें कौन दोषी है, किसकी गलती से सेना की जमीन जो कि शुरू से सेना की रही है वो कैसे एक प्राइवेट बिल्डर के पास चली गई या कैसे एक सोसाइटी के पास चली गई और वो भी उस सोसाइटी ने उस पर मकान बनाने की परमिशन के लिए कारगिल की लड़ाई के नाम का इस्तेमाल किया ताकि उनको कुछ सहानुभूति मिले स्टेट से और स्टेट उनको कुछ दे दे और उसके अंदर काफी लोग शामिल थे। तो ये नहीं है कि हमने उसमें कोई अतिरिक्त रुचि दिखाई, हमने सिर्फ वो किया जो कि एक सेना के नियम के नीचे होना चाहिए था। अब कश्मीर, आपके ऊपर कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी सीधा या टेढ़ा आरोप लगाया। कश्मीर की चुनी हुई सरकार के खिलाफ जो वो सरकार चाहती थी कि स्पेशल फोर्स आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वहाँ से वापस किया जाए, आपने उसका विरोध किया और एक तरह से जनप्रतिनिधियों की, चुने हुए लोगों की राय का विरोध किया कश्मीर में। क्यों ऐसा किया आपने? देखिए, अब आप आरोप की बात कर रहे हैं तो मैं फिर कहूँगा कि ये अयुक्ति संगत है। कारण उसका ये है कि मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरे ताल्लुकात जो मौजूद मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी अच्छे हैं और उनके जो पिताजी हैं उनके साथ भी अच्छे हैं। बल्कि कश्मीर में इतने वर्षों तक रहने के बाद जितना भी वहाँ पे जितने भी सियासी लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, इंतजामिया के लोग हैं, सबके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और जो कुछ हम कह रहे हैं कश्मीर के बारे में वो बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं, सिर्फ सेना के लिहाज से नहीं कह रहे। हमने सिर्फ ये कहा कि देखिए, हमें कश्मीर के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा जब भी हमने कश्मीर के अंदर जल्दबाजी की है, जब भी कोई जल्दबाजी के अंदर निर्णय लिया है, वो निर्णय बाद में हमको महंगा पड़ा है। कश्मीर के मामले में हमको धीरे धीरे चलना चाहिए ताकि हम स्थिति को सुधार सकें। सेना का क्या काम है कश्मीर में? सेना का काम है घुसपैठ को रोकना, सेना का काम है अंदरूनी इलाकों के अंदर शांति बहाल करना, शांति बनाए रखना, लोगों के अंदर विश्वास कायम करना, उनको शरीक करना नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर, और सेना ने यह बड़ा अच्छा काम किया है। इसके बाद चीजें आ जाती हैं कि किस प्रकार से पुलिस काम करती है, किस प्रकार से इंतजामिया काम करता है, किस प्रकार से सियासी हुकूमत काम करती है, और इन सबको का जो मिश्रण होगा उससे प्रदेश का एक अच्छा उससे छवि बनेगी, काम अच्छा होगा। और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो एक कारण से लगाया गया है और ये सिर्फ सेना की मदद के लिए है। सिर्फ इसलिए है कि कल अगर कोई गलती कर देता है या कोई त्रुटि हो जाती है या उसके ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाता है
तो पूरा काम ठप ना हो जाए, सब उसको कोर्ट के अंदर ना ले जाए। तो सरकार ने बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर 1990 के अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहां पर लगाया था। और हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि कुछ दिन रुक जाइए, पूरे सिस्टम को ठीक होने दीजिए। जो आइडियोलॉजी एक सेपरेटिस्ट प्रीच कर रहे हैं उसको आप नकारा करिए और पुलिस को ज्यादा काम करने दीजिए, ताकि अपने आप लोगों के अंदर यह आ जाए कि इस एक्ट की कोई एक्चुअली आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं असम का। कश्मीर से बड़ा प्रदेश है, वहां पर बहुत सालों से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। काफी इलाके ऐसे हैं असम के अंदर जहां सेना कभी जाती नहीं है, लेकिन किसी ने वहां पे इतना शोर नहीं किया कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्यों लगा रखा है। क्योंकि अगर कल कुछ वहां पर गड़बड़ होती है और सेना जाती है तो दोबारा आपको पूरी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाने की। तो हमने सिर्फ जो सलाह एक दी थी अपने रक्षा मंत्री जी को, रक्षा मंत्रालय को, और जिसने भी हमसे पूछा, हमने उनको सिर्फ यही बोला कि इसके ऊपर थोड़ा संयम से, थोड़ा पेशेंस से चलने की जरूरत है, और जब हालात अच्छे हो जाएं उसके बाद आप जो चाहते हैं वो करिए। लेकिन जनरल साहब, आपके ऊपर तो ऐसा एक इम्प्रेशन है देश में कि आप सरकार की बात भी नहीं मानते। जब हमारे गृह मंत्री नक्सलाइट्स को लेकर के तो बंदूक, सेना के हवाई जहाज के इस्तेमाल की बात कर रहे थे, और ऐसा लगा कि सेना वहाँ भेजेंगे तो नक्सल प्रॉब्लम के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, सरकार उसको कंट्रोल करेगी, सेना के ज़रिए कंट्रोल करना चाह रही थी। खबर आई कि सेना ने, और ख़ासकर सेना के जो कमांडर्स हैं उनकी तरफ से आपने कह दिया कि नहीं, सेना वहाँ नहीं जानी चाहिए, सेना नहीं जाएगी। आपने सरकार की बात क्यों नहीं मानी? सेना हमेशा जो सरकार का आदेश होता है वो ज़रूर करती। पहले तो ये धारणा गलत है कि हम जो सरकार कहती है वो नहीं करते। हमसे पूछा गया था, हमसे इस चीज़ की सलाह मांगी गई थी कि आप पूरे स्थिति का अवलोकन करके बताइए कि क्या इसके अंदर सेना को उतरना चाहिए कि नहीं। और जो एक प्रोफेशनल का एक तरह से स्थिति का पूरा आंकड़ा लेने के बाद जो सलाह होती है वो हमने सलाह दी, और हमारी सलाह बिल्कुल साफ थी। नक्सलवाद की समस्या जो है एक सामाजिक समस्या है, एक आर्थिक समस्या है, एक गवर्नेंस की समस्या है। वहां पे ट्राइबल लोग हैं, कोई उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, सड़कें नहीं हैं, लोग बाग शायद उसी हालत में है जैसा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब से लेके अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को जब नक्सलाइट आकर बताते हैं कि देखिए आप अभी तक वहीं के वहीं बैठे हुए और देखिए शहर की फोटो देखिए कि वहां पर क्या है, तो वो उनको बहला फुसलाकर अपने काबू में कर लेते। हमने सिर्फ उनको ये बोला कि देखिए इस समस्या के सुधार के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना है ताकि आप उसको ठीक कर सकें। दूसरी चीज, आपको अपना इंतजामिया का जो महकमा है वो पूरा का पूरा वहां पर लगना चाहिए, वहां पर डेवलपमेंटल होना चाहिए, वहां पर लोगों का उद्धार होना चाहिए ताकि वो मेन स्ट्रीम के लिए आ सके। दूसरी चीज, वो लोग आपसे अलग देश नहीं मांग रहे, वो अलग देश के लिए नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने प्रोग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। तो सेना जो कि किसी भी देश के लिए एक आखिरी, एक लास्ट रिजॉर्ट है, उसको ऐसे मामले में इस्तेमाल करने के अंदर एक बड़ी भारी गलती होगी। तो ये हमने सिर्फ एक चीज उनको बताई, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने इस बात को माना, और इसी बात को मानकर उन्होंने बाकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाना है, सीआरपीएफ लगानी है, बीएसएफ लगानी है, वो अधिक वहाँ पे मात्रा के अंदर उन्होंने भेजी। जनरल साहब, एक सच्चाई हम लोगों के सामने आई जिसके ऊपर आपका कमेंट चाहते हैं कि वो राज्य जहाँ से नक्सली समस्याग्रस्त जिन्हें सबसे ज़्यादा माना जाता है, ये वही राज्य हैं जहाँ से सेना में सिपाही सबसे ज़्यादा आते हैं। क्या इसके पीछे ये भी कोई वजह थी कि अगर वहाँ पर सेना का इस्तेमाल होता है नक्सलियों के खिलाफ तो किसी न किसी का कोई रिश्तेदार, दोस्त, भाई सेना में होगा, उससे सेना के
अनुशासन या मोरल के ऊपर भविष्य में कभी सवाल खड़ा हो सकता है या समस्या पैदा हो सकती है? देखिए, जिन इलाकों के अंदर नक्सलवाद की समस्या है वहाँ से सेना के अंदर उतने लोग नहीं हैं जितने आप सोच रहे हैं। आखिर कौन कौन से स्टेट हैं? झारखंड, बिहार का कुछ हिस्सा जी, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न इलाका, उड़ीसा, इन इलाकों से ऑफ कोर्स बिहार का बड़ा हिस्सा, बिहार का काफी बड़ा हिस्सा जी। सेना के अंदर काफी तबका है इस इलाके का। लेकिन मेन जो चीज थी वो हमारी यही थी कि ये लोग वो हैं जिनको कि एक गलत चीज या गलत फिलॉसफी के अंदर डाला गया है, क्योंकि यहां पर विकास नहीं हुआ है। यहां पर लोग बाग बहुत गरीबी के नीचे हैं, यहां पर उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है और उनका एक तरह से शोषण हो रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स, माइनिंग करने वाले वो कर रहे हैं। तो इसके अंदर सेना को भेजने से और नुकसान होगा, ना कि इसमें कोई फायदा होगा। आप पर एक और आरोप है। आरोप यह है कि जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने से पहले आपके सेना के अफसरों से, खासकर आपके सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते खराब रहे हैं, खासकर जनरल दीपक कपूर के साथ। क्या सच्चाई? देखिए, मेरे रिश्ते हमेशा से सबके साथ अच्छे रहे। शायद जनरल कपूर के साथ रिश्तों में कुछ मनमुटाव हुआ हो सुखना को लेकर, क्योंकि उसके अंदर उनके एमएस जनरल अवधेश शामिल थे। मैं ये सोचता हूं कि शायद ये हो सकता है लोगों की धारणा हो। मेरा अपना विचार है कि मेरे मन के अंदर कोई गलत चीज नहीं थी, और जब आप साफ हैं तो अगला आदमी भी साफ रहेगा, ये मैं एक ऐसा सोच कर चलता हूं। तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे रहे, और अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत थी तो मुझसे पूछ लेता, तो वो चीज साफ कर दी जाती। जब आप सेनाध्यक्ष बने, शपथ आपने ली, उस समय भारतीय सेना के सामने क्या क्या चुनौतियां थीं? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती थी हमारे सामने वो थी कि किस प्रकार से हम अपने आप को सुदृढ़ करें। एक हमने एक स्टडी चलाई थी, ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी, और उसके द्वारा हमको पता चला कि काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिससे हम सेना को और अच्छा बना सकते हैं। हमारे पास एक दूसरी एक दिक्कत थी कि हमारा मॉडर्नाइजेशन काफ़ी स्लो था। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी वो पाइपलाइन में जो कि रुकी हुई थी या नहीं आ रही थी, या उनके ऊपर उतना जोर नहीं दिया गया था। और एक और समस्या थी जिसको कि मैं एक तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मूल चीज़ समझता हूं कि कहीं पर हमारी जो वैल्यूज़ थी, जो हमारा एक तरीका था सेना का, जो एक हमारी छवि थी, कहीं उसने कोई चोट खाई थी। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हुए थे जिससे कि लोग बागों को लगने लगा था कि शायद भ्रष्टाचार जो है वो सेना के अंदर बढ़ गया है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसको मैं ये सोच कर आया था कि इनको हमने ठीक करना है। और जहाँ तक सेना की छवि का सवाल है, देखिए, छवि खराब करने के अंदर टाइम बड़ा कम लगता है, लेकिन अगर आप छवि को सुधारना चाहते हैं बड़ा टाइम लगता है। इसीलिए शुरू के अंदर मैंने ये बोला था कि कुछ हमारे वैल्यू सिस्टम के अंदर कमी आई है, हमारी अंदरूनी सेहत के अंदर, इंटरनल हेल्थ के अंदर कुछ दिक्कत है जिसको ठीक करना जरूरी है। जनरल साहब, आप एक खतरनाक बात कह रहे हैं। खतरनाक बात ये कह रहे हैं कि जब आप इंटरनल हेल्थ सुधारने की बात कर रहे हैं, सेना में जो भी कमियां आई वो उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपसे पहले के जितने सेनाध्यक्ष थे उन्होंने सेना की इंटरनल हेल्थ को ठीक करने के लिए पूरा ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये बात गलत होगी। गलत इसलिए होगी, सेनाध्यक्ष का काम है मूल चीजों पे जोर देना।
इस 1.3 मिलियन फौज के अंदर बहुत लोग हैं, सबके अलग अलग जिम्मे हैं, दूर दराज के इलाकों तक फैले हुए हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसे तत्वों के साथ जिनको काम करना पड़ता है, जो उनको भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई खरीदारी का है, कुछ और मामला है। तो ये नहीं है कि किसी ने काम नहीं किया है, लेकिन शायद कहीं पर हम लोगों का जो एक वैल्यू सिस्टम था ओवरऑल, वो कम था, उसके अंदर कमी आई थी। और ये किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं था कि किसी सेनाध्यक्ष ने काम नहीं किया है, ये उंगली उठाना था अपने ऊपर कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी है जिसको हमने ठीक करना है। लेकिन जनरल साहब, आपने कुछ ऐसे काम किए जो दुनिया की सेना में या हिंदुस्तान की सेना में अक्सर होते रहे हैं। जैसे सेना जो भी सामान खरीदती है, बिचौलियों का उनमें एक बड़ा रोल होता है। वो आपके पास प्रपोजल लेके आते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, कुछ खिलाते हैं, कुछ पिलाते हैं। आपके ऊपर एक बड़ा आरोप है कि आपने बिचौलियों को अपने कार्यकाल के दौरान काम नहीं करने दिया या ठीक से काम नहीं करने दिया। देखिए, जहां तक बिचौलियों का सवाल है, सरकार ने बहुत पहले एक निर्णय लिया था कि हम बिचौलियों को नहीं आने देंगे। सरकार का निर्णय है और उसका पालन करना सबका काम है। सिर्फ हमने जो किया वो ये था कि जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, जो भी चीज हम ले रहे हैं, जिस भी प्रोसीजर के अंदर हम चल रहे हैं, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सबको दिखना चाहिए क्या है। कोई गुपचुप नहीं होना चाहिए कि हमने चुपचाप से निकाल दिया और वो आ गया। उसके अंदर शक होता है लोगों को, उसके अंदर सही या गलत हो सकता है, कुछ हुआ भी हो, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि जो हमारे लोग बाग हैं वो सब ऐसा काम करें जो निष्पक्ष हो, जो सेना के लिए सामान लिया जाए वो अच्छी किस्म का हो। ये नहीं होना चाहिए कि 2 साल के बाद हम कहें कि सामान ही खराब था, या ये जो गन हमने खरीदी है हमको खरीदनी नहीं चाहिए थी। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सेना जो है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, और जब लड़ाई करेगी उसके पास वो सब साधन होने चाहिए जिससे वो देश की रक्षा कर सके। इसके अंदर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम गद्दार कहलाएंगे। आप जिस बात को कह रहे हैं, क्या आपसे कोई चूक हुई है? मैं आपको बताता हूं शायद आपसे कहां चूक हुई। हमें ये पता चला कि सेना का ही कोई व्यक्ति, भीतर का या रिटायर हुआ आदमी, उसने आपको कुछ करोड़ रुपए की घूस ऑफर की, शायद 14 करोड़ की। आपने उस आदमी को अपने पास से निकल जाने दिया। उसने अगर आपको घर में घूस ऑफर की, आप यहाँ गिरफ्तार करा सकते थे, अगर ऑफिस में की तो वहाँ करा सकते थे, मिलिट्री पुलिस आपके अंडर थी। क्यों आपने ऐसा नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति जो अभी अभी रिटायर हुआ हो कुछ दिन पहले, और वो कई बातों के अंदर आपको ये कहे कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको शायद ये चीज मिलेगी, और आपने ऐसी चीज कभी सुनी ना हो पहले, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आदमी बोल क्या रहा है। और वही हुआ। उनको मैंने बोला कि आप चले जाइए, इससे पहले कि कुछ और हो। और बाद में मैंने यही बात जाकर अपने रक्षा मंत्री को बताई कि यह स्थिति है। रक्षा मंत्री ने क्या कहा आपसे? उन्होंने अपना माथा पीटा। उन्होंने कहा कि इन ऐसे लोगों को हमें बाहर रखना चाहिए। आपने सही कहा, हो सकता है उस टाइम सही ये होता कि बुलाकर उसकी शिकायत की जाती। शायद उस टाइम जिस तरीके से बात बोली गई वो इस तरीके से बोली गई कि जिसके अंदर कुछ समय के लिए समझ में नहीं आया कि ये आदमी कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं था कि वो आपको हाथ में घूस दे रहा था या क्या कह रहा था। वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये फाइल आपकी अगर क्लियर होगी तो इतने पैसे मिलेंगे,
सब लोग लेते हैं, आपको क्या दिक्कत है? एक तरीके से एक इनडायरेक्ट मेथड था आपको बोलने का, और शायद इसीलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो जनरल सर, बहुत आपकी इन बातों से एक सवाल उठता है, और सवाल इसलिए उठता है कि आम तौर पर देश में ये माना जा रहा है कि ऐसा कम वक्त आया है जब रक्षा मंत्री भी और सेनाध्यक्ष भी, दोनों के ऊपर कहीं कोई छीटा नहीं है और दोनों ईमानदार माने जा रहे हैं। आप दोनों ईमानदार व्यक्तियों ने मिलकर सेना को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपके ऊपर सीधा आरोप जाता है। देखिए, हम अगर ये सोचकर चले कि एक छोटे कार्यकाल के दौरान आप सब कुछ सफाई कर देंगे, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो चीज़ कैंसर की तरह हमारे सिस्टम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए काफ़ी बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। और मेरे और रक्षा मंत्री जी के बीच में ये बिल्कुल साफ है कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देंगे जिससे कि ये चीज़ बढ़े। तो इसमें समय लगेगा, और जो सिस्टम है, मुझे पूरी आशा है अगर उनके अनुरूप आगे वाले सब लोग चलेंगे तो ज़रूर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां हम कह सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को काम नहीं करने दे रहे। पर आपके इस रुख का दुष्परिणाम सेना को भोगना पड़ रहा है। बंदूकें खरीदे जाने का करार होने वाला है, या शायद होने वाला था, और माना जा रहा है कि आपने उस करार का विरोध किया। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो बंदूक के बारे में नहीं है, बल्कि तोपों के सौदे के बारे में है। तोपों का जो सौदा था उसके अंदर एक कंपनी जो थी वो ब्लैक लिस्ट हुई, उसके खिलाफ कुछ आरोप थे, और हमने कहा कि क्योंकि हमको ज़रूरत है इसलिए हमको सरकार टू सरकार बात करके उसको लेना चाहिए। सरकार बात कर रही है, दूसरी सरकार बात कर रही है, बीच में बिचौलिए का कोई काम नहीं। क्लीन डील है, साफ डील है, और इस चीज को हमने आगे पुश करने की कोशिश की। किसी कारण से, चाहे वो दूसरी कंपनी जो है उसने दबाव डाला हो लोगों के ऊपर, या वो कोर्ट के अंदर जाके उसने कुछ ऐसा बोला हो, प्रक्रिया के अंदर देरी हुई। लेकिन मुझे इस चीज का विश्वास है कि ये जो चीज हम लेना चाह रहे हैं फौज के लिए, ये आएगी जरूर, क्योंकि ये हमारी सरकार और दूसरी सरकार के बीच की बात है। सामान अच्छा है, 4 देशों के अंदर उपयोग हो रहा है, कोई उसके अंदर कमी नहीं है। हम लोगों ने ट्राई किया है, कोई कमी नहीं है। अब देरी क्यों लग रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक यहाँ पे सवाल और दिमाग में आ रहा है। बहुत मशहूर कांड हुआ था बोफोर्स कांड, बोफोर्स तोप। जब बोफोर्स तोप आई थी तो शायद टेक्नोलॉजी भी साथ आई थी। क्यों पिछले सालों में, शायद 16 सालों में बोफोर्स तोप अपने मुल्क में नहीं बन पाई, और क्यों आपने, जब 16 साल तक नहीं बनी तो आपने क्यों उसको अपने यहाँ 1 साल में बनवा दिया? देखिए, ऐसा है कि जब हम अपने तोपखाने के मॉडर्नाइजेशन के बारे में हमने इसका विश्लेषण किया तो हमने पाया कि काफ़ी गलती के अंदर शायद हम वर्दीधारी भी शामिल थे। बार बार अगर आप अपनी क्यूआर चेंज कर देंगे, बार बार आप ये बोलेंगे कि हमको इस कैलिबर की जगह ये कैलिबर चाहिए, दुनिया के अंदर टोटल प्रोडक्शन को नहीं देखेंगे तो आपको देरी होगी। और उसके बाद आपस के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, वेंडर्स के बीच में, देशों के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए काफ़ी होड़ होगी। कोई ना कोई गलती निकालेगा, कोई ना कोई उंगली उठाएगा, कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा, कोई ना कोई कहेगा कि फला दलाल ने पैसे लिए, सारी प्रक्रिया रुक जाएगी। और जैसे कि आपको मालूम है, बोफोर्स के बाद, बोफोर्स के इंसिडेंट के बाद और तहलका के बाद पूरे इंतजामिया में, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी प्रोक्योरमेंट में था, सब ये देखने की कोशिश करते थे हमारा नाम नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी डील नहीं होनी चाहिए जिसमें हम 10 साल के बाद फंस जाएं। तो लोग बागों ने इस प्रक्रिया के अंदर काफ़ी ढिलाई कर दी, काफ़ी स्लो हो गए, काफ़ी केयरफुल हो गए।
और जब हमने अपना विश्लेषण किया तो हमने पाया कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ड्राइंग्स हमारे पास है, लेकिन कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा है। तो जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा है, तो हमने कहा आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, उनका कर सकते हैं। तो हमने कहा करिए आप काम। और आपको जानकर खुशी होगी, उन्होंने एक गन तैयार की जिससे वो 450 राउंड फायर कर चुके हैं। गन सक्सेसफुल है और एक तरीके से हम अपने तोपखाने का मॉडर्नाइजेशन शुरू कर सकते हैं देश में अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाई हुई गन के साथ। आपको भरोसा है कि आप जिस बात को कह रहे हैं आने वाले समय में इसके ऊपर अमल होगा या बाहर से तोपें नहीं खरीदी जाए? देखिए, बिल्कुल अमल होगा। हमने एक आर्टिलरी के लिए एक खाका तैयार किया है। पूरे आर्टिलरी को मॉडर्नाइज करने के लिए अगर एक्स नंबर चाहिए गन्स का, हमने कहा कि इसमें से इतनी जो है ये हमारी क्षमता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो बना सकते हैं इस कैलिबर की, ये काम वो करेंगे। उसके बाद डीआरडीओ क्या कर सकता है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ शामिल हो जाए ताकि वो उसको और अपग्रेड कर सके। एक 39 कैलिबर को 45 में कर दे, 45 को 52 में कर दे। कुछ चीजें जो हमको और चाहिए जो कि यहां पे नहीं बन सकती हैं, उसके लिए हमको बाहर से खरीद कर टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी ताकि वो देश के अंदर बन सके। और हमने बार बार यही कहा है कि जब हम टेक्नोलॉजी लेते हैं तो हमको प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल करना चाहिए। आज देश की जो इंडस्ट्री है इतनी सुदृढ़ है, इतनी एक तरह से शक्तिशाली है कि उसके पास पैसा भी है, तकनीक भी है, लोग बाग हैं जो कि बड़े अच्छे हैं, जो मैनेजरियल जिनका टैलेंट बहुत बढ़िया है। और अगर वो टेक्नोलॉजी लेते हैं तो इस चीज को बना सकते हैं। तो एक हमने एक खाका तैयार करके पूरा आर्टिलरी का रक्षा मंत्री जी को पेश किया, जिसकी उन्होंने स्वीकृति दी, जिससे अगले 25 साल में जो मॉडर्नाइजेशन हम चाहते हैं वैसा मॉडर्नाइजेशन जरूर होगा, जिसमें कुछ चीज देश में बनेंगी, कुछ खरीद कर आएंगी, खरीदने के बाद जो टेक्नोलॉजी आएगी उससे देश में और बनाने की कोशिश की जाएगी। जनरल सर, हमारी जो राजनीति है उस राजनीति ने दो पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में रोल प्ले भी किया, नहीं भी किया। बहरहाल अच्छे रिश्ते हैं नहीं, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान हमारे लिए बिल्कुल चैलेंज नहीं है। अगर हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है, तो चीन है। तब क्यों आपकी सेना ऐसे हथियार खरीद रही है जिनका चीन के साथ लड़ाई में इस्तेमाल शायद हो ही नहीं सकता या कम हो सकता है? ये एक सवाल है आपसे, आम धारणा है ये। नहीं, ये धारणा गलत है। धारणा इसलिए गलत है कि दोनों की तरफ स्थिति अलग है। और क्योंकि इस 15,000 किलोमीटर लंबी देश की जो लैंड बॉर्डर है, जो उसको देखने के लिए हमको दोनों तरफ देखना पड़ता है। अगर हम एक तरफ से शुरू करें, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास मैदानी इलाका है, उसके बाद कुछ ऐसा इलाका है जिसमें नदियां नाले हैं, उसके बाद छोटी पहाड़ियां हैं, फिर हिमालय पर्वत आ जाता है, और उसके बाद कुछ ऐसा इलाका है ईस्ट के अंदर जहां पे जंगल हो। तो हर एक के लिए कुछ अलग अलग शिफ्ट चाहिए जो भी हथियार खरीदते हैं। एक ही हथियार के अंदर सब चीजें नहीं मिलती, लेकिन कुछ हथियार ऐसे होते हैं जैसे कि आपकी पर्सनल असॉल्ट राइफल, वो सब जगह इस्तेमाल होगी, चाहे वो आप नागालैंड में है या मिजोरम में है या म्यांमार के बॉर्डर पर है, अरुणाचल में है या रेगिस्तान में। तो ये सबको देखते हुए जो भी चीज़ हमने खरीद फरोख्त के लिए, जो भी प्रोक्योरमेंट के लिए जो भी प्रपोजल्स डाले हैं, वो इन सबको निगाह में रख के डाले गए। ऐसा नहीं है कि हमने चीन की तरफ की अनदेखी कर दी है, ये धारणा गलत होगी। और इसीलिए जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जो देश में बोफर्स के लिए, वो कहाँ इस्तेमाल होगी? पहाड़ों के अंदर इस्तेमाल होगी। और जो हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे देश से, वो भी पहाड़ों के अंदर इस्तेमाल होगी। तो हमारा ध्येय ये है कि जो भी चीज लें उससे सेना जहां पर भी रहे वो पूरा काम कर सके।
पर फिर भी एक सवाल तो उठता है ना कि हथियार खरीदने की प्रक्रिया, सिस्टम जो सेना के भीतर है, उसमें जो कमियां हैं उन्हें आप कितना ख़त्म कर पाए या कितना दूर कर पाए? देखिए, जो प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीजर है, हमने जो बनाया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। हर एक चीज उसके अंदर केटर की गई है। प्रॉब्लम हमारी क्या है, जो हमारी दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम है जो हम सर्विसेज के अंदर करते हैं। केस कैसे जाना है, हमारी जीएसक्यूआर क्या है। अगर हम जीएसक्यूआर ही गलत बना देंगे तो वो चीज आपको मिलेगी नहीं। अगर आज की तारीख के अंदर पूरे विश्व में हथियार एक तरह का है, अगर आप कहें कि ये हथियार ऐसा होना चाहिए जो उड़ भी सके, पानी में भी जा सके, जमीन में भी नीचे जा सके, तो नहीं मिलेगा आपको हथियार। तो आपको जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसको देखना पड़ेगा। कई बार हम इसमें गलती करते हैं। दूसरी जो हम गलती करते हैं, जो कि वर्दी वाले लोग हैं हम, कि हमारा टेन्योर होता है छोटा। हमने अपना काम किया, उसके बाद हम भूल गए। अगला आदमी आता है, वो क्या करता है, उसमें क्या मीन मेक निकालता है, उसको हम सोचते नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप नहीं थी। तो इसको दूर करने की हमने कोशिश की, दोनों चीज़ों को। हमने जो हमारे जो डिपार्टमेंट हैं जो इससे डील करते हैं, उनको रीऑर्गेनाइज किया ताकि ये जो कमियां हैं इनको हम दूर कर सकें। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत क्या आती है, जो कि सेना के जो पूरे आर्म्ड फोर्सेस के जो 3 अंग हैं, जहां तक थल सेना का सवाल है, हमारे जरूरत क्योंकि ज्यादा है, चीजें हमें ज्यादा चाहिए, अलग अलग तरह की चाहिए, लेकिन कीमत उनकी उतनी ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट हो 500 करोड़ का, उसके मुकाबले में शायद एयरफोर्स की एक चीज हो या 2 चीज हो जिसका शायद प्रोजेक्ट होगा 4000 करोड़ का। इसी तरह नेवी का होगा। ये सब एक फाइल होती है, 4000 करोड़ की, 3000 करोड़ की, 500 करोड़ की, और ये फाइल उतना ही टाइम लेती है। सब फाइलें बराबर टाइम लेती हैं। तो अगर आपके पास 10 केस हैं 500 करोड़ के, तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए सेना पिछड़ी रह जाती है। लेकिन साथ साथ मैं आपको यह कहूंगा कि 2010-2011 का जो वित्त वर्ष था, पहली बार सेना के इतिहास में और एमओडी के इतिहास में हमारा पूरा प्रोक्योरमेंट का कैपिटल बजट खत्म हुआ, पूरा। 2011-2012 हमको दिक्कत आई, और वो दिक्कत इसलिए आई कि हालांकि हमारे पास 106 प्रपोजल्स हमने वित्त वर्ष के शुरू में दिए थे, लेकिन उनका प्रोग्रेस थोड़ा ढीला पड़ गया, क्योंकि 6 महीने तक जो एक्विजिशन विंग है उसके अंदर कोई जॉइंट सेक्रेटरी नहीं थे। अब कार्य प्रणाली ऐसी है हमारे इंतजामिया की कि उनके नीचे कोई और है नहीं, तो काम आगे नहीं चल सकता। तो 6 महीने काम ढीला चला। उसके बाद अब आगे 6 महीने के बाद जब काम उसको बढ़ाने की कोशिश की, तो नया आदमी है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मुझे ये आशा थी कि अगर ये 6 महीने हमारे ज़ाया नहीं होते, तो शायद इस वर्ष भी हमारा पूरा कैपिटल बजट हम खत्म कर सकते थे। तो सर, आपने पिछले जो वित्तीय वर्ष का जो पूरा बजट खत्म कर दिया, खर्च कर दिया, वही तो कारण नहीं था कि इस साल आपको 6 महीने पैसा ही नहीं मिला? नहीं, वो क्योंकि जेएस नहीं थे, इसलिए भारत सरकार में सेना के लिए अगर जीएस नहीं मिल सकता है तो कहाँ के लिए जीएस मिलेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए। इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? सर, अगला आरोप यह है कि आप शायद इसी वजह से, आरोप नहीं है, इस सवाल खड़ा होता है, माफ कीजिएगा, कि इसी वजह से तो कहीं हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाई, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं हो रही थी, जिनको अभी आपने कुछ सुधारा है, जैसा आपने कहा। देखिए, काफ़ी गलतियां थी। हम उनको टारगेट देते थे छोटे, एक तरह से वर्षीय टारगेट देते थे। हम उनको ये नहीं कहते थे कि हमको अगले 15 साल के अंदर क्या चाहिए। अगर आप किसी को बताएंगे कि अगले 15 साल में हमारी ये हर वर्ष की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी अपना जो उनका डेवलपमेंट उन्होंने करना है, विकास करना है, आदमी भर्ती करने हैं, वो सब कुछ ठीक तरह से कर सकते हैं। तो ये कमी ज़रूर थी।
दूसरी हमारी कमी थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हमारे बीच में थोड़ी समन्वय की कमी थी। वो क्या कर रहे हैं कुछ पता चलता था, कुछ नहीं पता चलता था। हम क्या चाह रहे हैं वो कुछ उनको पता चलता था, नहीं पता चलता था। सर, अगला आरोप भी हथियारों को लेकर के है कि भारतीय सेना आज भी टेट्रा ट्रक इस्तेमाल करती है जो बाहर से खरीदा जाता है, जबकि सेना शायद इससे बेहतर ट्रक बनाने की क्षमता रखती है। ऐसा क्यों? देखिए, कभी किस टाइम ये एक डिसीजन लिया गया कि हमको एक हाई मोबिलिटी व्हीकल चाहिए। उस हाई मोबिलिटी व्हीकल के लिए टाटा ट्रक का सिलेक्शन हुआ और इसको एक डिफेंस पीएसयू के थ्रू इसकी खरीद फरोख्त हुई। लेकिन ये यहां पे बन नहीं रहा था। ये किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। ये किसी ने देखने की कोशिश नहीं की कि ओरिजिनल फैक्ट्री से एक और सब्सिडरी उसको खरीदती है, वो सब्सिडरी डिफेंस पीएसयू को देती है, ये डिफेंस पीएसयू हमको देती है। तो वो डायरेक्ट जो चीज आनी चाहिए थी आपके पास, वो एक अलग सोर्स से आने लगी। तो ऑब्वियसली उसका जो पैसा है, क्योंकि सबके उसमें प्रॉफिट शामिल है, वो ये हमसे ज्यादा लेने लगे। इस तरह के हमारे पास तकरीबन 7,000 ट्रक हैं सेना के अंदर, लेकिन उनकी एक तरह से ओवरहॉल के लिए, उनके मेंटेनेंस के चेक के लिए, उनकी देखभाल के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया गया। जबकि अगर कोई कंपनी, उदाहरण के तौर पे टाटा है, अगर वो आपको ट्रक देते हैं, उसका एक सर्विस सेंटर है, आपका ट्रक कुछ दिनों के बाद वहां पे जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसा नहीं किया गया। तो ये एक गलती है जो कि किसी को ठीक करनी चाहिए थी, और इसको अब हमने ठीक करने की कोशिश की है। हमने कहा है कि देखिए, पहले इन 7,000 ट्रक्स का आप पहले सर्विसिंग तो करिए, इनको देखिए तो सही। अभी तो आप बुलाते हैं किसी को चेकोस्लोवाकिया से इसको ठीक करने के लिए, आपके पास आदमी ट्रेन होने चाहिए। उसके बाद आप बात करिए कि हमको और क्या आप बेचना चाहते हैं। आपने सेना के अफसरों का मोरल डाउन किया, ऐसा एक सेक्शन का कहना है। उदाहरण, आपने अफसरों और जवानों में एक फ़र्क होता है, अफसर अफसर होता है, जवान जवान होते हैं। आपने सेना के अफसरों और जवानों का राशन एक कर दिया, क्यों? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं। ये आज़ाद भारत है, ये एक कॉलोनी नहीं है। हम सब एक ही तबके के लोग बाग हैं। आज हमारा अफसर वो नहीं है कि जो किसी जागीरदार परिवार से आता था या राज परिवार से आता था। आज का ऑफिसर अपने जवान की तरह गांव से भी आता है। किसी के पिता फौज के अंदर शायद हवलदार रिटायर हुए हों, किसी के पिता जेसीओ रिटायर हुए हों, किसी के पिता ऑफिसर रिटायर हुए, कोई किसी क्लर्क का बेटा हो। फर्क क्या है हमारे बीच में? कोई फर्क नहीं। इसलिए ये एक जो आर्टिफिशियल फर्क रहा है कि इसका राशन अलग होगा, उसका राशन अलग होगा, काम तो हम सब एक जैसा करते हैं, तो फिर राशन के अंदर क्यों हम अलग अलग बात करते हैं? क्या अलग राशन करने से किसी का सम्मान बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं है। मेरा अपना मत यह था कि दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे समय चलता जा रहा है, जो सिपाही फौज के अंदर आता है उसको यह लगना चाहिए कि वो उस परिवार का हिस्सा है जिसके अंदर सब चीजें बराबर है। अगर हम कहते हैं, देखिए फौज के अंदर एक कहावत है, और कहावत इस प्रकार से है, हमारे बीच के अंदर एक ट्रस्ट होता है। आज एक अफसर होने के नाते मैं अगर एक सिपाही को हुक्म देता हूं कि आपने ये काम करना है, तो उस सिपाही को इस चीज का विश्वास है कि मैं उसके जान की रक्षा का पूरा प्रयत्न करूंगा। इसी प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि वो सिपाही मेरी जान की रक्षा का पूरा सामर्थ्य रखता है।
तो ये विश्वास कायम करने के लिए जरूरी है कि हमको एक ही चीज मापदंड दिखनी चाहिए। तो इसलिए हमने जो एक राशन के अंदर कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमी थी, कुछ मापदंड अलग थे, उसको बराबर करने की कोशिश की। और मैं ये कहूंगा कि इससे किसी के मोराल पे फर्क नहीं पड़ा। आपसे इंटरव्यू करने से पहले एक छोटी सी बातचीत, एक छोटा सा सर्वे मान लें, हमने सेना के जवानों के बीच और सेना के अफसरों के बीच किया। जहां अफसरों ने ये कहा कि ही इज़ ए एक्सीलेंट जनरल या फ्लॉलेस जनरल, अलग अलग तरह से उपाधियां आपको दी, जिससे लगा कि वो आपकी काबिलियत को, और पहला बहुत अच्छा कमांडो क्या क्या उन्होंने कहा, आर्मी की भाषा में सुन के अच्छा लगा। लेकिन जवानों ने जो बात कही, उन्होंने कहा ये हमारा जनरल है। ये जो दोनों के एम्फेसिस में फ़र्क था, हमारा जनरल मतलब वो अपने परिवार के मुखिया के तौर पर आपको देख रहे थे, जबकि सेना के अफसर आपको हायरार्की में चीफ के तौर पे देख रहे थे, मुखिया के तौर पे नहीं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सेना के जवानों का ये मानना कि ये हमारा जनरल है, आप इन सेना के जवानों को क्या कोई आपने इनके बारे में सोचा है, उनकी बेहतरी के बारे में, उनके जीवन यापन के बारे में? क्योंकि आपके पास सब थोड़ा ही वक्त है, आप अभी भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं। कि आपने कुछ सोचा है, आप जवानों के लिए जो भी सोचा हो, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जवानों के लिए जब से हम फौज में आते हैं हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन इस पद पे आने के बाद आप ये चाहते हैं कि किस तरीके से उनको कुछ फायदा मिले, किस तरीके से, खासकर क्योंकि वो जल्दी रिटायर होते हैं, कम उम्र के अंदर रिटायर होकर घर चले जाते हैं, कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए पहली चीज जो हमारे दिमाग में आई कि एक हमने स्कीम शुरू की थी, शायद उसके ऊपर पूरा जोर नहीं आया था, कि किस प्रकार हम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री दिला सकें। इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया और आज की तारीख में कम से कम 4.5 लाख जवान इस स्कीम का हिस्सा है। और एम यह है कि जब जवान जाए फौज छोड़कर, रिटायर होकर, उसके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिससे समाज के अंदर उसका नाम ऊपर होगा, इज्जत बढ़ेगी। उसके खुद परिवार के जो बच्चे हैं जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि हमारा पिता जो है वो सिर्फ 10वीं पास है, उनको भी उसके ऊपर उतना ही फख्र होगा। और तीसरी चीज़, उसको कम उम्र में क्योंकि वो चला जाता है, आगे नौकरी मिलने के अंदर आसानी होगी। इसके साथ साथ हमने, ताकि जब वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी मदद के लिए कई स्कीम चलाई जिससे कि उनको मदद मिल सके। क्षमता है ताकि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिल सके, समर्थ है जिसके अंदर वो कुछ कंपनियां हमारे साथ आई जो उनको ट्रेन करके उनको नौकरी देना चाहती थी। हमने अपना जो आर्मी प्लेसमेंट नोड है उसको और अच्छा बनाया ताकि वो ढूंढ सके कि कहां कहां इनको प्लेसमेंट की जा सकती है। और अभी हाल में ही एक हमारे पास एक प्रस्ताव आया कि किस प्रकार जो हमारा जो जवान रूरल एरिया से आता है, ज़्यादातर तबका जो है फौज का वो खेतीहार है, वो गांव के इलाके से आता है, उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, हम उसका क्या कर सकते हैं। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत हमने पाया कि अगर हम उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग अगर दिलवाएं, तो ये संस्था उनसे, उनके घर से जो सामान वो उगाएंगे वो लेने के लिए तैयार है। और मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसी स्कीम है जिससे सेना के बड़े तबके का फायदा हो सकता है, क्योंकि वो अपने घर जाकर ट्रेनिंग पाकर इस चीज को अगर शुरू करे और उसको ये फिक्र नहीं है कि उसको सामान मंडी में ले जाना है, कोई आदमी आकर उससे खुद खरीद के ले जाएगा, और ऐसा सामान जिसका मूल्य आम चीज से 3 या 4 गुना ज्यादा है, तो उसको फायदा होगा। तो इसी प्रकार और जो चीजें हमने अपने जवानों के लिए की, उसमें यह था कि जब भी वो, जैसे उसके पेंशन का वो है, उससे मिलाप का वो है,
एक मोबाइल कंपनी अभी 2 आ गई हैं हमारे साथ, जिन्होंने एमओयू किया है, जिसमें वो सस्ते दर पर सेना के जवानों को, उनके परिवारों को और भूतपूर्व सैनिकों को मोबाइल की सुविधा देंगे। यानी एक कॉल अगर 1 रुपए की है तो वो आपको 50 पैसे में देंगे। तो इससे एक तरह से जो जवान है उसका भला होगा, उसको अच्छा लगेगा कि उनका कुछ ना कुछ किया जा रहा है। जनरल सर, अगर भारत के अखबारों को और मैगजीन्स को देखें तो इम्प्रेशन ये होता है कि जब से आप सेनाध्यक्ष बने हैं तब से आप एक विवाद में सबसे ज़्यादा उलझे हैं और सबसे ज़्यादा वक्त आपने उस विवाद को निपटाने के लिए दिया है, और वो है आपकी उम्र का विवाद। आपने क्यों इतना वक्त उसमें दिया? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अखबारों का इंप्रेशन जो देश में है उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, एक भ्रांति है। एक किसी कारण से लोगों ने एक गलत चीज को जाहिर करने की कोशिश की। उम्र का विवाद था जो किसी कारण उभर कर आया पिछले फरवरी में। जहां तक मेरा सवाल है, उसके ऊपर मैंने कम से कम समय लगाया। अब उसके ऊपर अगर मीडिया की सुर्खियां ज्यादा उसमें छपी और मीडिया कर्मियों ने ज्यादा समय लगाया तो वो आप जाने और वो मीडिया कर्मी जाने। लेकिन इस दौरान मैंने कभी भी अपने काम के अंदर ना तो कमी आने दी, ना अपना ध्यान किसी और तरफ जाने दिया। जैसे आप कह रहे हैं, एक बार एक मीडिया का प्रोग्राम इसके ऊपर चल रहा था, मैं उसमें देख रहा था, तो एक शख्स बड़े जाने माने हैं, तो कहते हैं कि आर्मी चीफ को अपना टाइम मालदीव्स के विषय में फोन के ऊपर बैठ के उनसे बात करने में लगाना चाहिए था, ना कि कोर्ट केस के अंदर। शायद उनको पता ही नहीं है कि मैंने कोर्ट केस के अंदर टाइम ही नहीं लगाया। तो ये एक भ्रांति, गलत चीज बोली गई है। शायद होता यह है कि न्यूज के अंदर गुड न्यूज इज नो न्यूज, सेंसेशनल न्यूज और बैड न्यूज इज गुड न्यूज। तो अब इस चीज को अगर आप सेंसेशनल कर दें तो वो मीडिया जाने। लेकिन एक चीज का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विवाद ने कभी मेरे काम के अंदर कमी नहीं आने दी। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? क्योंकि मानना यह है कि सेना एक ऐसी चीज़ है जो 100% सरकार के अंडर उसकी इच्छाओं के अनुरूप उसको चलना चाहिए, और आप पहले जनरल बने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस विवाद को लेकर के गए। सिद्धांत की बात थी, और सिद्धांत सिर्फ एक था, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी यह कहा कि हमको अपना कार्यकाल नहीं बढ़ाना है। सिद्धांत ये कहता है कि इस पूरे देश में एक नियम है, किसी की भी आयु के ऊपर, वो नियम मेरे लिए भी लागू होना चाहिए। इसमें मेरा एक्सेप्शन क्यों है, सिर्फ ये था। दूसरी चीज, हम एक नागरिक के तरह एक प्रक्रिया को आगे चलाते हैं। हम इस विश्वास को लेकर चलते हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमको न्याय जरूर देगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सरकार के खिलाफ कुछ था, सिर्फ एक सिद्धांत की बात थी, सिर्फ इस चीज की थी कि देखिए ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और कुछ नहीं था। क्या सुप्रीम कोर्ट से फिर आपको न्याय मिला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने इसके ऊपर यह कहा कि हमारे पास जो समस्या आई है उसको हम इस तरीके से ले रहे हैं कि जो इनकी आयु है, जो रिकॉर्ड के अंदर है, वो इनकी आयु है, उसके बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर
जो अटॉर्नी जनरल साहब ने और सरकार ने एक आदेश दिया है उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तब कोई समस्या नहीं बचती है। इसलिए पिटिशनर ने जो है उसने भी अपनी पिटीशन वापस ले लिए, तो ये केस विड्रॉ हो जाता है। तो लेकिन आपको ये अजीब नहीं लगता कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट या शायद गिने चुने उदाहरण होंगे जिसमें उसने कोई फैसला ही नहीं दिया, गोलमोल शब्दावली का इस्तेमाल किया? अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े दिग्गज लोग हैं, क्यों उन्होंने किया, क्या उनके विचार थे, क्या सोचकर, क्या उसकी युक्ति थी, वो जाने। हाँ, एक चीज़ जो कि अलग लगती है वो ये है कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने एक नियम बनाया है आयु के ऊपर, वो सबके लिए लागू है। चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब लागू है, आप सरकार में नौकरी लेते हैं तब लागू है, आप खिलाड़ी बनकर अपनी एज दर्शाना चाहते हैं उसमें भी लागू है। तो वो कहीं पे इसके अंदर थोड़ा एक तरह से समन्वय नहीं है जो उन्होंने बोला और जो उनका नियम है। सरकार ने भी कोई फैसला अब तक नहीं लिया है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में? नहीं कोई, जहाँ तक हम लोगों को पता है, आपको कोई चिट्ठी शायद अभी तक आई है, कब रिटायर होंगे? देखिए, रिटायरमेंट के लिए हमने पहले बोला था कि हमारा कार्यकाल, क्योंकि सरकार ने बोला कि आप 31 मई तक हैं, हाँ कहा बिल्कुल ठीक है, 31 मई में रिटायर हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो लड़ाई कार्यकाल के लिए नहीं थी, लड़ाई सिद्धांत के लिए थी। हमारा एक आरोप और है कि आप आर्मी चीफ रहते हुए शायद उन कामों को, माफ़ कीजिएगा फिर मैं कह रहा हूँ, ये आरोप नहीं है, इम्प्रेशन है कि आर्मी चीफ रहते हुए आप शायद कई सारे ऐसे काम हैं जिन्हें नहीं कर पाए। अगर आपको वक्त मिलता तो आप उनको और ज़्यादा सही ढंग से या मजबूती से करते। वो कौन कौन से काम हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने आपको शुरू में बताया था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, वो एक स्टेज तक पहुंचा है और समय और होता तो मैं ये चाहता था कि ये जिस स्टेज तक हमने सोचा वहां तक पूरा हो सके, ताकि, और मुझे पूरी आशा है कि जो प्रक्रिया हमने चला दी है वो पूरी होगी, उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी दिक्कत सबसे बड़ी ये होती कि कोई भी हम नया विचार जब रखते हैं थोड़ा बहुत उसका कहीं ना कहीं विरोध होता है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ चल रही है, स्टेटस को है, उससे बड़े संतुष्ट रहते हैं। तो एक ये है। दूसरा, जो एक हम धारणा लेकर आए थे कि ये चीज़ें आनी चाहिए प्रोक्योरमेंट के तौर पे फौज में, हालांकि उसका ढांचा तैयार हो गया है, उसकी रूपरेखा पूरी हमने दे रखी है। कुछ चीज़ें उसमें से हो सकता है अगर समय ज़्यादा होता तो आती, तो देखकर खुशी होती कि हाँ ये चीज़ें हो गई। और इसी तरीके से जो कुछ भी हमने अपने जवानों के लिए शुरू किया, वो अगर वो पूरा होता तो उसको देख के खुशी होती कि ये अच्छा है। 2011 को आपने ईयर ऑफ डिसेबल्ड घोषित किया था और किसी ने बताया हमें कि एक रिटायर्ड बड़े अफसर को, शायद वाइस चीफ को, कोर्ट जाना पड़ा अपनी पेंशन के लिए। इस साल आपने ईयर ऑफ वेटरन्स घोषित किया है, तो क्या कर रहे हैं इस साल, उनके लिए क्या योजना है? देखिए, एक तो डिसेबल्ड, उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि कुछ गलत धारणा हमारे इंतजामिया के अंदर है, जो कि हर एक चीज़ जो एएफटी से आती है उसको अपोज करते हैं। पीछे एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने कहा कि देखिए, जो चीज़ सही है, आखिर ये डिसेबल्ड कौन है? हमारे लोग। कैसे इनको दिक्कत हुई है कि कुछ ना कुछ इन्होंने फौज के अंदर काम किया है, लड़ाई में काम किया है। अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो किसकी देखभाल करेंगे? और अगर एक ऐसे सीनियर ऑफिसर को जो वाइस चीफ रिटायर हुआ हो उसको कोर्ट जाना पड़े तो हम सबके लिए शर्म की बात है। आशा है कि शायद इसका कुछ फर्क पड़ा हो।
और मेरा मानना यह है कि काफी बार हम फौज की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, हम हर एक चीज को एक कीमत के अंदर आंकते हैं। इसको ये चीज मिल जाएगी तो इतना खर्चा आएगा। आप उसको ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। उस आदमी का पैर गया है या हाथ गया है लड़ाई के अंदर, किसके लिए गया है? देश के लिए गया है। इस देश का काम है उसकी देखभाल करना, चाहे उसके लिए कितना भी मूल्य क्यों ना देना पड़े। अब हम देखते हैं कई बार किस तरीके से अमेरिका है, जो उनके लोग बाग घायल होते हैं या जो कुछ नुकसान उनका होता है, जब वो जाते हैं कैसे उनकी देखभाल होती है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते देश के तौर पर? और कितना मूल्य लगेगा इसमें? कुछ भी ज्यादा नहीं है मूल्य। तो कहीं पर ये एक त्रुटि है हमारे सिस्टम में, जिसको ठीक। और ये जो 2012 वाली बात, जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का सवाल है, सबसे पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो है कि हमारा जो इनके बारे में डेटा था वही कंप्लीट नहीं था। तो सबको हमने टास्क दिया है कि आप हर एक यूनिट जो भी उनका भूतपूर्व सैनिक है, पहले तो उससे मिलाप करिए, पता करिए वो किस हालत में है, कहां पर रहता है, क्या उसकी दिक्कत है। एक बार ये डेटा हमारे पास आना चाहिए, इसके लिए हमने एक समय निर्धारण किया है। दूसरी चीज हमने कहा है कि क्योंकि उनको पेंशन के अंदर दिक्कत आती है, पेंशन में दिक्कत इसलिए आती है, कुछ पेंशन के अंदर बढ़ोतरी हुई है, कुछ ऑर्डर्स जो है वो बैंक तक नहीं पहुंचे, या बैंक की मेन ब्रांच से इस सब्सिडरी ब्रांच में जो गांव में उसको दे रही है उस तक नहीं पहुंचे, उस आदमी को पता ही नहीं कि उसको पैसा कितना मिल रहा है। तो इसके लिए हमने उनको बोला है कि अलग अलग टीम्स जाएं और इन खासकर पुराने जो हमारे जो सैनिक हैं उनको मिलें, क्योंकि उनके पास समय कितना बचा है, उनको मिलकर चेक करें कि उनको जो मिल रहा है वो सही है कि नहीं है। और इसके साथ साथ जो एक हमारा लिएजन सेल है इलाहाबाद सीडीए पेंशन्स में, उसको हमने थोड़ा सा सुदृढ़ किया है। उसके साथ रोजाना एजी की ताकि बातचीत हो सके, वो एजी को आंसरेबल हो, ताकि ये जो केसेस हैं इसके ऊपर पहल की जा सके, तवज्जो। आज़ादी से पहले हमारी और पाकिस्तान की सेना एक ही थी, एक ही तरह के ट्रेडिशन थे। आज जब आप चीफ हैं हिंदुस्तान के, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना में क्या फर्क देखते हैं? दोनों को एनालाइज कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा फर्क जो हमारे और उनकी सेना के अंदर है वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो देश के अंदर है वो सेना के अंदर भी आई हैं। दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ी, वो है हमारे अफसर और जवान के बीच में समन्वय, उतना दूसरी तरफ नहीं है। और मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगा कि 71 के अंदर लड़ाई के बाद जब हम लोग सरेंडर ले रहे थे तो एक टुकड़ी थी जो कि उनके जेसीओ लेकर जा रहे थे, वो रुके और उन्होंने कहा कि साहब अगर हमारे जवान होते और आपके अफसर होते तो हमें कोई नहीं जीत सकता था। तो ये जो समन्वय बहुत बड़ी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कि हमारी सेना निष्पक्ष है, अपॉलिटिकल है, सिर्फ देश को सर्वोपरि मान के चलती है। शायद दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। नए चीफ के नाम की घोषणा सरकार ने कर दी है। उनके लिए और उनके बाद आने वाले कई सेनाध्यक्षों के लिए आप क्या अपेक्षा करें कि वो क्या करें, कैसे करें और कितना करें? कैसे करें और कितना करें? देखिए, मैं अपेक्षा यही करूंगा कि जब हम सेना में आते हैं इसलिए आते हैं कि हमको वर्दी से लगाव है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सेना के लिए होती है कि किस तरह
हम सेना को ऊपर उठा सके और देश के हित की रक्षा कर सके। तो मैं यही अपेक्षा करूंगा कि जो काम सेना की भलाई के लिए है उनको वो आगे बढ़ाएं, सेना को सुदृढ़ बनाएं, सेना की जो कमियां हैं, चाहे वो राशन में हो, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो इक्विपमेंट में हो, उसको जितना ठीक करने की कोशिश है उसको करें, ताकि सेना और अच्छी हो। और आखिरी, सेना का जो वैल्यू सिस्टम है उसको बना के रखें, ताकि लोगों का, समाज का और सबका। ये तो हो गया उनके लिए जो आपकी कुर्सी पर आगे आने वाले सालों में बैठेंगे, लेकिन सेना के लिए कहते हैं कि ये हमारा जनरल। देखिए, मेरा संदेश उनके लिए सिर्फ यही है, हम हमेशा सेना के हित में काम करें, जहां पर भी हम जाएं अपना सर उठाकर कहें कि ये सेना हमारे देश की है और देश हमारे लिए सर्वोपरि है। और हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हम जो भी करें वो सेना के वैल्यू सिस्टम के अंदर करें। जनरल वीके सिंह साहब से कोर्ट मार्शल का ये सिलसिला खत्म होता है। सवाल आपके थे, सवाल सेना के थे, सवाल जवानों के थे और सवाल देश के थे। जनरल वीके सिंह ने उनका जवाब दिया। आप तय कीजिए ये जवाब कितने आपके दिल के नजदीक हैं और कितने ईमानदारी के जवाब हैं। जय हिंद की सेना हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की रक्षा करने वाली सेना, हमें और आपको चैन से सोने देने के लिए अपने जान देने वाले जवानों की सेना और उसका जनरल वीके सिंह, उन्होंने सवालों के जवाब दिए। और आखिर में एक बात मैं आपसे और कहूं, हमें तो ये लगा कि हिंदुस्तान की सेना का जनरल ऐसा ही होना चाहिए, साफ, निष्कलंक, शफाक और बहादुरी से अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला शख्स। एक और चीज, लोकतांत्रिक। मुझे नहीं पता कि भारत की सेना के सेनाध्यक्ष से इतने सीधे सवाल कभी किसी ने पूछे या नहीं पूछे। मुझे यह भी नहीं पता कि कभी किसी जनरल ने ऐसे सवालों का जवाब दिया या नहीं दिया। लेकिन लोकतांत्रिक देश के, लोकतांत्रिक सेना के, लोकतांत्रिक जनरल को हमारा जय हिंद।